हम इस चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग को डिस्कस करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और झूम कल्टीवेशन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि झूम कल्टीवेशन कहाँ पर होता है इंडिया के अंदर। तो झूम कल्टीवेशन हमारे सेंट्रल इंडिया में होता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि झूम कल्टीवेशन होता क्या है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता क्या है। झूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब है कि जब एक लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करती है और वहाँ पर नए लैंड को सर्च करती है और वहाँ पर क्रॉप्स को करती है। कुछ सालों के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अब ये लैंड बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, यहाँ की फर्टिलिटी क्या है धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जा रही है, तो इसीलिए वो एक लैंड से दूसरी लैंड की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है। अब बेसिकली हम उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखते हैं कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने के लिए ट्राइबल फैमिली को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे शिफ्ट करना पड़ता था और इसके साथ ही वो फैमिली को मूव ऑन करते थे, अपने एनिमल्स को भी अपने साथ ही रखते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व थे वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही क्रॉप्स को ग्रो करते थे। यहाँ पर कोई बेसिकली उनका कोई प्रॉफिट नहीं था या वो मार्केट में उसको सेल करते थे, नो, वो सिर्फ यहाँ पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे अपनी फैमिली के लिए ही। बट यहाँ पर ब्रिटिशर का अपना एक एडवांटेज था कि वो ये चाहते थे कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को रोक दिया जाए, क्योंकि अगर ये लोग सेटल कल्टीवेटर बन जाएंगे तो वो क्या जनरेट करेंगे, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे कि वो टैक्सेस को रेगुलरली पे करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपना ही एक बेनिफिट था। अंडरस्टैंड। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंदर कोई ऐसी खास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे, कोई उनके पास न्यू मेथड नहीं थे, कोई उनका बजट नहीं था, कोई उनके पास इरिगेशन के नए नए सोर्सेज नहीं थे। वो सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड करते थे ट्राइबल लोग, और उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, शिफ्ट करते रहते थे अपनी फैमिली और अपने एनिमल्स को। और कुछ सालों के बाद जब उन्हें लगता था कि अब इस लैंड की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर गई है, तो वो क्या करते थे, उस लैंड को छोड़ के दूसरी लैंड की तरफ शिफ्ट करते थे। तो ये बेसिकली सारा का सारा प्रोसेस था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का। अब यहाँ हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो बेसिकली ट्राइबल लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, कि जो प्रोडक्ट उनको ख़रीदना पड़ रहा था, जो उन्हें नेचर से नहीं मिल रहा था, डायरेक्ट फॉरेस्ट से नहीं मिल रहा था, तो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, छोटे मोटे ट्रेडर्स के पास जाना पड़ता था, मनी लैंडर्स के पास जाना पड़ता था, और वो सभी लोग इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। तो अगर सपोज़ करो कि किसी ट्राइबल पर्सन के पास पैसे नहीं है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो ज़मींदार और लैंडलॉर्ड के पास जाएंगे और उनसे लोन मांगेंगे। अगर वो लोन ग्रांट करेंगे ज़मींदार, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना कि मनी लैंडर भी बहुत ज़्यादा परेशान किसको कर रहे थे, कौन सी कम्युनिटी को परेशान कर रहे थे, ट्राइबल कम्युनिटी को। और इसीलिए ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड पे आ गई। अंडरस्टैंड, गॉट दिस स्टूडेंट? हम इतनी देर से हम ट्राइबल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो चलो आज हम एक ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, वन गुजर के बारे में। कि वन गुजर जो फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं और इनके बेसिकली जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर एनिमल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर करते हैं, कि एनिमल्स रियरिंग एक्टिविटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ, कि एनिमल्स को पालते हैं और एनिमल से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उन्हीं से ये सरवाइव करते हैं, उसको सेल भी करते हैं। गॉट दिस स्टूडेंट? अभी हमने बहुत सारी बातें की हैं ट्राइबल फैमिली के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि दो ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फेमस थी और उन्होंने अपने आप को सेटल डाउन भी किया। तो ब्रिटिशर्स भी मानते थे कि वो पूरी तरीके से अनसिविलाइज नहीं है। तो वो कौन सी दो कम्युनिटी थी, गॉन्ड्स और संथल। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के सरदार या मुखिया या हम उसे कह सकते हैं जो चीफ थे, उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ा।
तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के मुखिया और चीफ की। अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले लोग सरदार की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, वही रूल रेगुलेशन बनाते थे अपनी कम्युनिटी के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, वही पनिशमेंट देते थे गिल्टी पीपल को। तो यहाँ पर सरदार का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि उनका अपना एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो अपने तरीके से पनिश करते थे, अपने तरीके से लोगों को एडवाइस करते थे और अपने तरीके से अपनी कम्युनिटी को रन करते थे। बट यहाँ पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, सबसे पहले उन्होंने किसकी पावर को ख़त्म किया? सबसे पहले उन्होंने सरदार मुखिया की पावर को ख़त्म कर दिया, उनकी रिस्पेक्ट को ख़त्म किया, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को ख़त्म किया। क्योंकि अगर वो सरदार की पावर को ख़त्म नहीं करते तो ब्रिटिशर्स किस तरीके से डायरेक्ट कंट्रोल करते ट्राइबल पीपल को अपने बेनिफिट के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी था सरदार की पावर को ख़त्म करना। अंडरस्टैंड?